गाइस, आपका हमारे चैनल यूडीमोनिया क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक न्यू टॉपिक को लेकर आए हैं। इससे पहले आपने हमारी वीडियो देखी होगी रज़िया सुल्तान के ऊपर। आपने इससे पहले वाला वीडियो कवर करा होगा। तो मेडिवल हिस्ट्री में हम रज़िया सुल्तान के बाद एक दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है अलाउद्दीन खिलजी, एक राजा के बारे में। ये आपने इसकी कहानी सुनी होगी। पद्मावत मूवी जब आई थी, पद्मावत मूवी, तो उसमें आपने रणवीर सिंह को देखा था एज अलाउद्दीन खिलजी। ये वही अलाउद्दीन खिलजी की कहानी है जो हिस्ट्री के नज़रिए से पढ़ेंगे, मसाले वाली कहानी ना पढ़कर। तो अलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1316, मतलब इसका टाइम पीरियड है रूलिंग का। इसके बाद हम बात करेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी है वो कौन था। आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी मेडिवल हिस्ट्री की, तो आपने शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे। तो पहले अरब का आक्रमण था, अरब के बाद तुर्क आए। जब तुर्क आए, तुर्क का ही रूल चलता रहा, इसकी ही डायनेस्टी चलती रही थी लगातार, कभी गुलाम वंश के फॉर्म में, दिल्ली सल्तनत की नींव डालना, ये सब। तो आप देखोगे कि ये जो खिलजी वंश है, खिलजी नाम है खिलजी, ये जो खिलजी हैं ये भारत के अंदर जब आए तो ये कहाँ से थे? तो ये थे अफ़गानिस्तान वाले इलाके से। लेकिन अफ़गानिस्तान वाले इलाके से होते हुए भी ये तुर्क ही थे, मतलब भारत में अभी भी तुर्क का ही रूल है, कोई अफ़गानी रूलर नहीं आया है, तुर्क ही है। एरिया जो था वो अफ़गानिस्तान था, जहाँ पर ये खिलजी आपको एज़ कबीला देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत मतलब एक कबीला था खिलजी। इसके आगे अगर हम बात करें, ठीक है, हमें पता लग गया कहानी में कि वो तुर्क ही थे जिन्होंने हम पर रूल करा, खिलजी वंश भी तुर्क ही था। इसके हम बात करते हैं फिरोज खिलजी। इनके फादर थे फिरोज खिलजी। जो फिरोज खिलजी है उसने पश्चिमोत्तर भारत पे मंगोलों के अटैक से बचाया है। इस वजह से इनको, जो उलेमा वर्ग था, उन्होंने सुल्तान चुना। अब हमारी कहानी में मैंने एक नया टर्म यूज़ करा है, वो है नॉट उलेमा, मतलब उलेमा तो धार्मिक गुरु था और दूसरा था उमरा। ये आपने शॉर्ट वीडियो देखे हैं हमारे, तो आपको पता होगा कि मैं किस वर्ग की बात कर रही हूँ, उमरा वर्ग की। कि उमरा वर्ग कौन थे? जो उमरा था ये आपने देखा होगा, ये अमीर थे, मतलब जो हमेशा से पावरफुल लोग थे, राजा के साथ उठने बैठने वाले, उनमें उमरा आते थे। इनका सपोर्ट ज़रूरी था राजा को। तो ये जो उमरा थे, इन्हीं में से एक इन्होंने बंदा चुना जो फिरोज खिलजी था, जो कि प्रोटेक्शन करता आ रहा था पश्चिमोत्तर भारत की। एक बार हम इसको मैप में अगर समझने की कोशिश करें, एक सेकेंड गाइस, तो आप देख सकते हैं इस मैप को एक बार ध्यान से देखिए। ये भारत है, भारत में कहीं दिल्ली सल्तनत की नींव डाली गई थी। यहाँ पर कहीं पे आप फिरोज खिलजी को देख सकते हैं, जिन्होंने ये पश्चिमोत्तर सीमा पर प्रोटेक्शन का काम करा था कि वहाँ से मंगोल ना आ जाए अटैक करने के लिए, दिल्ली को लूटने वगैरह। तो इन्होंने हमेशा से प्रोटेक्शन का काम करा है इस जगह की, इसलिए हम फिरोज खिलजी की बात करेंगे कि इन उमरा वर्ग ने इन्हीं को फिर चुना कि ठीक है तुम रूल करो। तो ये यहाँ से फिरोज खिलजी की शुरुआत होगी। अब फिरोज खिलजी का जिक्र हमने एक और पॉइंट से किया कि इनकी एज कितनी थी? 90 साल की एज थी। 90 साल की एज के आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? क्या वो टफ़ पॉलिसीज़ चलाएगा? नहीं, वो सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, नीतियाँ भी उसकी सॉफ्ट ही होंगी। इसकी वजह से वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। तो खिलजी के बारे में अगर हम बात करें, और अगर इसके अलावा हम फिरोज खिलजी की बात करें किसी और पॉइंट से, तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को बचता नहीं है फिरोज खिलजी के केस में। अब हम डायरेक्ट जंप करेंगे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपनी कहानी के, जो कि है अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो क्या था, कौन था, एक बार इसको डिस्कस करूं अगर मैं। ये देखो, ये भारत का मैप है, तो यहाँ पर एक प्लेस है कड़ा प्लेस में, जो कि आपका पड़ता है कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के बीच। वहाँ पर ये वहाँ का सूबेदार था या इक़्तेदार कह लो। इनके लिए, ऐसे टर्म्स के लिए हमारी शॉर्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आपको हमारी शॉर्ट वीडियो में ऐसे टर्म्स का सॉल्यूशन मिलेगा कि ये होते क्या थे हिस्ट्री पढ़ते वक्त।
तो किसी भी तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि वो कहाँ का था, तो कड़ा एक प्लेस था, वो वहाँ का सूबेदार या इक़्तिदार था। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था, जैसा कि आपको मूवी में भी देखने को मिला होगा जब आपने मूवी देखी होगी। वो एक महत्वाकांक्षी राजा था। एक बार आप फ़ोटो देख सकते हैं उसकी, ये देखिए, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था। इसकी इच्छा थी कि इसको दिल्ली का सुल्तान बनना था, दिल्ली का सुल्तान। साथ ही ये अपने एम्पायर को एक्सपेंड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करेगा। तो इसी प्रयास में वो क्या करता है, इसी प्रयास में एक प्लेस है देवगिरी। एक बार हम इसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड गाइस। एक प्लेस था देवगिरी। ये जो देवगिरी है, इस जगह पर ये अटैक कर देगा, वो भी एक सूबेदार की हैसियत से, इक़्तिदार की हैसियत से। वो कोई राजा नहीं था, बस एक सूबेदार था। हाँ, जो फ़िरोज़ खिलजी था उसका वो दामाद था, साथ ही भतीजा भी था, ठीक है। तो वो अपने मतलब जो दामाद है वो यहाँ पर अटैक कर देगा, इस जगह पर जो कि देवगिरी है। यहाँ पर अटैक करके उसने अपनी महत्वाकांक्षाएं दिखाई, जीतना, इस साम्राज्य विस्तार करना। लेकिन वो एक राजा नहीं था, और उस टाइम जो उमरा वर्ग थे उनके मन में ये डर था कि खिलजी अलाउद्दीन किस तरीके से बिना परमिशन के ऐसे कहीं भी अटैक कर सकता है, लूट मार कर सकता है। अगर ऐसे ही सब सूबेदार या इक़्तिदार करने लग जाए तो क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हो वो सिचुएशन को। अगर सभी लोग इसी तरह से अटैक करने लग जाए तो राजा की पोस्ट क्या रह जाएगी, राजा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके पास कोई पावर ही नहीं रह जाएगी। कल को कोई भी सत्ता बदल सकता है, सत्ता पलट सकता है ना। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको उसके चाचा ने एक लेटर लिखा या समन बुलाया कि किस हक़ से, किस बात पे, बिना पूछे बिना बताए तुमने ऐसा करा। उससे मतलब क्वेश्चंस पूछे गए उस लेटर के अंदर। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने थोड़ा ड्रामा करा कि चाचा जी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसा करा, मुझे समझ ही नहीं आया मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो नज़रें भी नहीं मिला सकता हूँ। उसके चाचा ने बोला कि हमारे सामने आकर मिलो, हमारे दरबार में आकर मिलो, हमसे बात करो एक बार आकर। तो वो ख़त में रिप्लाई करता है कि चाचा जी मैं तो आंखें मिलाने लायक नहीं रहा, मैं तो डर गया हूँ बिल्कुल, मैं नज़रें किस तरीके से मिलाऊँ आपसे। तो उसने ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें की, और जो उसके चाचा थे उसको मिलने का मतलब बहाना टाल दिया कि मैं कैसे मिलूँगा, मुझे शर्म आ रही है अपनी हरकतों पे, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये सब उसने बोला। फिर उसके चाचा को जब ये ख़त मिला तो चाचा भी इमोशनल हो गए। आखिर थे तो चाचा ही, और उम्र दराज तो थे ही, जवान तो थे नहीं कि थोड़े समझदार होते, उम्र दराज थे। उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम हमसे आकर नहीं मिल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी शर्म ख़त्म करा दूँगा, मैं आकर मिलता हूँ, माफ़ी मत मांगो। मतलब थोड़ा चाचा इमोशनल हुए और वो खुद जाकर मिलने की बात सोचते हैं। फिर अलाउद्दीन को वो वहीं पर मिलेंगे उसकी जगह पर। अब जो अलाउद्दीन था उसने, आपने मूवी में ये सीन भी देखा होगा, जो उसका एक गुलाम था काफिर और काफूर, 1 सेकेंड, है ना गाइस। तो वो काफूर व्हाटएवर, आपने मूवी तो देखी ही होगी। तो ये कहा जाता है कि उसने उसको बोलकर उनकी अपने जो उसके सुल्तान थे और उसके जो चाचा जी थे उसकी हत्या करवा दी। तो कई इतिहासकार वहाँ पर लिखते हैं कि सैनिकों से मरवा दिया। तो अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं, आप किसी भी नज़रिए से इसको समझ सकते हैं कहानी को, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फिर उसने अपने जो वो थे सुल्तान, उसके खुद के चाचा, उनकी डेथ करवा दी। इसके बाद कहानी में क्या होता है, अलाउद्दीन ने अपनी चाचा को जिस तरीके से मरवाया था फॉर गद्दी पाने के लिए, तो इस चीज़ को देखते हुए क्या हुआ कि जो वो लोग थे उमरा, देखो यहाँ भी जिक्र है उमरा वर्गों के मन में एक डर था कि ये तो ऐसा सुल्तान है, कुछ भी कर सकता है वगैरह वगैरह। तो वो भी अपने षड्यंत्र में लगे थे, और इस बात का डर था अलाउद्दीन को कि ये भी षड्यंत्र करेंगे, ये भी चुप नहीं बैठेंगे। सॉरी गाइस, 1 सेकेंड।
तो उन्हें भी डर था कि ये भी चुप तो बैठने नहीं वाले हैं, उसे भी पता था। तो उसने क्या करा उस टाइम पे, ताकि बगावत वगैरह ना हो, तो जो उसने देवगिरी से लूट मार की थी उसका धन दौलत जो है वो इन सभी उर्माओं में बांटा, ताकि ये उमरा भी खुश रहे और कोई दिक्कत ना करे रूल करने में। तो जो धन लूटा था उसको इतना बांटा, पैसे की इस तरीके से बर्बादी मचाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, गरीबी बढ़ी, महंगाई बढ़ गई। देखा जाए तो मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ी। बट जो अलाउद्दीन था उसने और भी काम करने थे, मंगोलों के अटैक से भी प्रोटेक्शन करनी थी अपने साम्राज्य की। तो इसलिए उसने क्या करा, उसने अपनी सेना जो है उस पर खर्चा करा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पावरफुल बनाने की कोशिश की। तो इसी सिलसिले में उसने गैरिसन की स्थापना की। ये गैरिसन सिरी गैरिसन बनाया था उसने एक। ये गैरिसन होता है फोर्ट, इसका मतलब होता है सेना रखना। सेना रखी जाती है वहाँ पे ताकि मंगोलों के अटैक से सुरक्षा दे सके। जगह जगह उसने ऐसे एक गैरिसन बनाया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करी थी कि पावर जो है सारी की सारी अपने अंदर रखने की कोशिश की, पॉलिटिकल पावर को अपने अंदर तक रखने की कोशिश की, और रिवेन्यू का भी एक अच्छा सा सिस्टम बनाया। तो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक और बात, उसने खुद को खलीफा बोला। मतलब पहले उलेमा वर्ग जो था वो भी कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। अब उलेमा कौन होता है, आप हमारी प्लीज़ शॉर्ट वीडियोस को कवर करें, बाकी मैं यहाँ एक बार जिक्र करती हूँ। उलेमा धार्मिक गुरु लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम खलीफा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब खलीफा कौन होता है, ये सारे मैंने शॉर्ट वीडियो में टर्म समझाए हैं कि ये सब क्या होता है जब भी हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो खलीफा को रिप्रेजेंट करता है उलेमा, खलीफा को, ये इनका कहना था। सुल्तान का कहना था कि खलीफा वलीफा जो है वो मैं हूँ और कोई नहीं है, मैं खुद खलीफा हूँ। ये कहा अलाउद्दीन खिलजी ने, आप लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, दूसरा उसने क्या करा, अगर मैं बात करूँ सेना के क्षेत्र में क्या करा, आर्मी के लिए अगर हम सेना की बात करें तो उसने इनमें सुधार करने की कोशिश की। नई नई भर्तियाँ करना, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों की भर्तियाँ करना, कैश में सैलरी देना, कैश वेतन जो होगा नकद होगा, कैश होगा, गैरिसन बनाना, अभी हमने गैरिसन का जिक्र करा है। इसके अलावा उसने दाग और हुलिया प्रथा शुरू करी। अब ये क्या होता है, तो आपका हुलिया जो होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब आप जो भी सैनिक है, आपके मूंछ है या आपके तिल है या कोई घाव है, मतलब जो भी आपका हुलिया होगा उसका रिकॉर्ड करवाया जाएगा और दाग करवाया जाएगा। दाग एनिमल्स के लिए होता था, घोड़े पर दाग लगाया जाएगा ताकि घोड़े ना बदले जा सके। ये सरकारी घोड़े होते थे अच्छी नस्ल के, जिनको ये जो सैनिक थे ये मार्केट में जाकर बेच देते थे और कह देते थे हमारा घोड़ा मर गया, या कुछ भी कहानी सुना देते थे और उसके बदले फिर से पैसा लेकर फिर से घोड़ा ले लेते थे। इस तरह सरकार का नुकसान होता था। तो घोड़ों के लिए दाग व्यवस्था शुरू की गई और इंसानों के लिए हुलिया प्रथा, क्योंकि ये अपने आप को मतलब छुट्टी दे देते थे, अपने गुलाम को भेज दिया करते थे नौकरी करने के लिए। ठीक है, तो ये खुद ना करके ये अपने गुलाम को भेज दिया करते थे, अपने प्लेस पर कि जाओ तुम कर लो, तुम देख लो। एक घटिया किस्म का घोड़ा देकर उनको युद्ध में भी लड़ने भेज दे, ऐसे हालात थे। तो इस तरीके से इस पर कंट्रोल लगाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इक्तादार, जो इक्ता प्रणाली है, इक्तादार जो होती थी उस पर नियंत्रण किया गया। मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। जिनके पास लैंड पड़े हुए थे फालतू में लेकिन वो कुछ काम नहीं करते थे, उनसे लैंड लिए गए, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किए गए। सेम उसने उलेमा वर्ग के लिए करा। इनके पास एक लैंड होता था सरयुगल भूमि, उस भूमि को फिर से वितरण किया गया, फिर से बांटा गया। इसके अलावा उसने दाग और हुलिया पद्धति अभी आपने हमारे साथ पढ़ी। उसके अलावा उन्होंने जो है एक बार ये देखिए शराबबंदी, उसने शराबबंदी करने की कोशिश की, क्योंकि ये जो उमरा वर्ग थे,
साथ में इकट्ठे होते थे, दारू पीते थे और आपस में डिस्कस करते थे किस तरीके से जो सुल्तान है उसके खिलाफ हम काम करेंगे। षड्यंत्र रचते थे। मतलब इन षड्यंत्र को ना रचा जाए इसके लिए उसने क्या करा, दिल्ली में सुल्तान ने शराब बैन कर दी। इसका नतीजा क्या हुआ, सुबह सुबह ये दारू पीने के लिए शराब की तलब में सुबह सुबह निकल जाते थे और रात को लुढ़कते हुए नाली में गिरते हुए वापस लौटते थे। तो बाद में इसी वजह से उमराव की इन हरकतों की वजह से शराबबंदी पर रोक लगा दी गई। कहा गया कि नहीं, आप घर में पी सकते हैं, घर में बनाओ पियो, घर में पियो, मतलब अलाउड कर दिया गया। पहले शराबबंदी करके भी कोशिश की गई थी इन उलमा वर्गों पर, उमरा वर्गों पर। इसके बाद हम बात करेंगे ज़मीनों की। मान लेते हैं ये लैंड है, इसमें हम देखेंगे रिवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाता था। लैंड का मेन सोर्स तो हमेशा से भूमि ही रहा है। इनमें ज़मीन को आप इस तरीके से बांट सकते हो। एक बारी ये देखो, ये हो गया खालसा, एक सेकंड, ये हो गई खालसा भूमि, ये वाला हिस्सा खालसा हो गया। अब खालसा का मतलब है वो ज़मीन जो सरकार की है, डायरेक्ट सरकार के कंट्रोल में, और यहाँ से जो भी आपको लगान वसूला जाएगा वो डायरेक्ट सरकार के पास जाएगा। ठीक है, फिर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आप निकाल लो महाल ए पैबाकी का, ये लगा लेती हूँ मैं, ये हो गया महाल ए पैबाकी। ये वाला जो लैंड था ये आपको दिया गया था इक्ताओं को, इक्तेदारों को, इक्ताओं को, कि आप इसमें से टैक्स वसूलो, कुछ टैक्स रखो और कुछ टैक्स राजा को पे बैक कर दो। इस तरीके से कुछ इनका था इक्तेदारों का। इसके अलावा जो छोटा सा ये है, ये दिया गया था टैक्स फ्री लैंड था, सरयुगल भूमि था, जो कि दिया गया था उलमाओं को, जो धार्मिक गुरु थे। इस तरीके से लैंड बटा हुआ था और इन लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको पलट दिया गया। मतलब लैंड को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, उलेमा को और उमरा वर्ग को फिर से बांटा गया, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो जो लोग फालतू थे उन लोगों से ज़मीनें लेकर फिर नए लोगों में बांटी गई, और ये जो तरीका था वंश के आधार पे ये ज़मीनें लेकर बैठे हुए थे उसको पलटा गया। इस तरह उसके कुछ अच्छे सुधार थे ताकि राज्य पावरफुल हो सके, राज्य में पैसा आए, रिसोर्सेज हों, ताकि राज्य अपनी प्रोटेक्शन कर सके, पावरफुल हो सके। और जो ज़मीनें हैं उनका मेज़रमेंट किया गया था ताकि सही ढंग से टैक्स लिया जा सके। जिस पे ज़मीन कम है उससे ज़्यादा टैक्स ना लिया जाए। इस तरीके के तरीके उसने अपनाए। साथ ही उसने एक डिपार्टमेंट बनाया, आई थिंक मैंने लिखा नहीं है, बट वो था टैक्स रिकवरी डिपार्टमेंट। जो टैक्स चोरी करते हैं, जो उनके पास पड़ा हुआ है, दिया नहीं है, वो सब अपना टैक्स लौटाए दे। उसे बोलते हैं दीवान ए मुस्तखराज, मुस्तखराज। ठीक है, इसके बाद हम जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी बाज़ार व्यवस्था की बात करते हैं। बाज़ार व्यवस्था, मार्केट में हमने देखा उसने उमराव वर्ग को खुश करने के लिए अपने रूल में, जैसे ही वो राजा बना, सुल्तान बना, खूब सारा धन दौलत जो उसने देवगिरी से लूटी थी उनको बांटा आपस में। तो इस चक्कर में क्या हुआ, महंगाई बढ़ती है तो देखो गरीबी भी बढ़ती है, बेसिक नीड्स पूरी करने में दिक्कत हो सकती है, जनता परेशान हुई और सेना जो थी वो भी परेशान होती। तो वो कहाँ से अपना राज्य पावरफुल बना पाता, कहाँ से मंगोलों के अटैक रोकता, कहाँ से साम्राज्य विस्तार करता, कहाँ से जनता का वेलफेयर चलाता। तो बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो इन सब पे नियंत्रण लगाना था। इसके लिए उसने एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवान ए रियासत। ये जो था ये बाज़ार व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए था। यहाँ पे बोला गया जितने भी व्यापारी है सारे आए सरकार के पास और अपना नाम एनरोल्ड करवाएं, और सबको बताया जाएगा किस रेट पे क्या बेचना है। मतलब पूरी मार्केट कंट्रोल हो गई, किस रेट पे क्या बेचना है और कितना हर कोई रख सकता है, अलाउड होगा, ये सब करने की कोशिश की गई। मार्केट में रेट फिक्स किए गए ताकि गरीबों को कोई समस्या ना हो। उसकी मार्केट पॉलिसी अच्छी मानी गई थी। ये माना गया था, एक राइटर ने लिखा है कि रुई, सर्दी में जो रुई होती है उसको पहनकर भी घूम सकते थे। ऐसे कपड़े पहनकर गरीब घूम सकता था बहुत ही सस्ती कीमत पर। मतलब सबके लिए ये रुई वाले कपड़े तक पहुंच हो गई थी, ऐसा कुछ बताने की कोशिश की गई है। तो मतलब बहुत फ़ायदा हुआ था इसका।
इसे किया गया था आर्मी के लिए कि जो सेना है उनके पास लिमिटेड वेतन होता है, उस वेतन में किस तरीके से वो सारे खर्च कराए, सारी अपनी ज़रूरतें पूरी करे। तो मार्केट में रेट फिक्स हो गया, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी थी। तो आप इसे देख सकते हो, इसमें एक पोस्ट बनाई गई शहना एम मंडी, मतलब ये इंस्पेक्टर है, ये इंस्पेक्टर था। और मार्केट में एक गुप्तचर भी होता था जो देखता था कोई व्यापारी गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, उसे बोलते हैं वरीद। ठीक है, तो ऐसे उसने बाज़ार बनाया, शहनाए मंडी बनाई। इसमें भी बाज़ार में भी 3 तरह के बाज़ार थे। गल्ला बाज़ार था, वहाँ अनाज मिलता था। और सराय ए अदल, ये जो था ये कपड़ों की मार्केट थी। और फिर तीसरे थे अन्य बाज़ार। जो अन्य बाज़ार हैं, इसमें आपको दास मिल सकते हैं, जानवर मिल सकते हैं, किसी भी तरह की ख़रीद फ़रोख्त की जा सकती है। इसके अलावा कहानी में हम एक बार वरीद का ज़िक्र कर देते हैं। अगर कोई भी माल को, मतलब अगर कोई भी ज़्यादा कीमत पर बेच रहा है या फिर ऐसा हो रहा है कि तोलने में कमी कर रहा है, कम तोल कर दे रहा है अपना फ़ायदा कमाने के लिए, तो जितना भी वो कम तोल कर बेच रहा है उसका सही तोल लगाया जाएगा, उसका मांस काट के, मतलब कितना बड़ी बात है। तो इस तरीके से बाज़ार को कंट्रोल की गई थी। जो व्यापारी ऐसी हरकत करेगा उसका मांस काट कर, उसको तोल कर उसको बराबर किया जाएगा। अगर किसी ने रेट में अंतर करा तो उस रेट पर उसको काट कर उसको बैलेंस किया जाएगा। इस तरीके की धमकी भरी बातें देखने को मिलती है। तो वरीद यही काम करता था, देखता था कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो ये डर का शासन था। डर का शासन इसलिए किया गया था ताकि व्यवस्था बनी रहे, कोई गड़बड़ ना करे। इसके अलावा अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उसने अपना एम्पायर बहुत ज़्यादा फैलाया। नॉर्थ इंडिया की बात करें, गुजरात, रणथंबोर, राजस्थान, चित्तौड़, मालवा। ठीक है, और साउथ इंडिया की बात करें तो देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य, इनके एरियाज़ को इन्होंने कैप्चर करा। इसके अलावा जो है कहानी में हमारा उसका एक गुलाम था जो हमने पहले भी जिक्र करा था, उसका नाम था मलिक काफूर जो था उसने उसकी मदद की थी ये दक्षिण भारत के एरियाज़ को विजय करने में। ये बाकी कई इतिहासकारों के, हर इतिहासकार का अपना मत है। कुछ मानते हैं नेचुरल डेथ हुई थी, कुछ मानते हैं कि मतलब मसालेदार कहानी के तौर पे देखोगे तो ये मलिक काफूर था, इसी ने बाद में अलाउद्दीन खिलजी की मौत करी थी, उसको मारा था। तो आप किसी भी कहानी में यकीन कर सकते हो, आपकी चॉइस होगी वो। बाकी हम इसको हिस्ट्री के तौर पे ही पढ़ना पसंद करेंगे, ना कि मसालेदार फिल्म की स्टोरी। तो आई होप समझ आया होगा। प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर UGC NET, UPSC and for any competitive exam, or for UGC NET basically for history, political, geography, any subject. Must follow and subscribe and spread it to among the maximum population, because it is very essential कि हम quality education दे पाएँ, वो भी फ्री में। तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।